मुद्दा है घुसपैठ का, बांग्लादेशी घुसपैठ का। हमारे संस्कृति पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे त्योहारों पर सबका आक्रमण चालू है कि बांग्लादेशी घुसपैठ स्वाभाविक घुसपैठ नहीं है। ऐसा भारत का कोई कोना नहीं है कि जहां पर ये समस्या नहीं है। तो असम में बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड है, काजीरंगा बोल के एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ में ये घुस गया था। कि बंगाल की समस्या सिर्फ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की ही समस्या है। हम सनातनी हैं, हमारे जो कल्चर है ये सनातन कल्चर है, इसको हमें शक्तिपूर्वक लागू करना होगा। जय माँ काली, जय माँ काली। हमारे बंगाल में हमारे घर की जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको माँ बोलते हैं। वहाँ का मेयर फिदाद हकीम कहता है कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिए वो लोग दुर्भाग्यशाली है। वो कहता है कि हम यहाँ पर 70% है, तुम 30% हो, तुमको काट कर भागीरथी नदी में बहा देंगे। 13-14 साल के बच्चों को सामने रखकर दंगा किया जाता है। हिंदू की प्रॉपर्टी को लूटा जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, शॉपिंग मॉल को लूटा जाता है। और बेतबोना नाम का एक गाँव है जहाँ पर 140 घरों को तोड़कर जला दिया जाता है। घर का अनाज तक नहीं छोड़ते, सब कुछ लेकर चले जाते हैं। आज हम लोग बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा भारत के हर एक व्यक्ति से जुड़ा है, हर एक संसाधन से जुड़ा है, हमारे अपने परिवार के भविष्य से जुड़ा है। मुद्दा है घुसपैठ का, बांग्लादेशी घुसपैठ का, जिसकी वजह से आज जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी भारत लोग घुसकर हमारे संसाधनों का पर डाका डाल रहे हैं, वो सिर्फ डाका ही नहीं डाल रहे हैं, हर एक जगह पर, चाहे वो आपके लिए राशन हो, चाहे आपकी बहू बेटियां असुरक्षित की हुए हैं आज के समय में, जहां भी आपको अगर कोई समस्या हो रही है, उस समस्या में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक हाथ जरूर आता है। तो हम आज हमारे बीच में सारे अतिथिगण बैठे हुए, तो इसमें आज से 15 वर्ष पहले एक मंच की शुरुआत हुई थी। उसका नाम था भारत रक्षा मंच, जिसके संस्थापक श्री सूर्यकांत केलकर जी हैं, हमारे बीच में हैं। और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है और बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में थोड़ा सा ये विस्तार से बताएं, ताकि फिर हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। जी सूर्यकांत जी। सभी को सादर नमस्कार। भारत रक्षा मंच के नाम से स्पष्ट है कि भारत की रक्षा के लिए बना हुआ एक मंच संगठन भारत की रक्षा सीमा पर तो सेना कर रही है, किंतु भारत के अंदर जो भारत है, यानी भारत का विशाल बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज, उसके ऊपर संकट है। सब जानते हैं 2011 में की जनगणना बताती है कि 1951 की जनगणना में 85% जो हिंदू समाज था, वो 2011 की जनगणना में पता चलता ही 79.1% रहा। बहुसंख्यक समाज पर संकट है। यहाँ की भारत की संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति, उसको पिछले 70 वर्षों से बिगाड़ करके बोला जा रहा है गंगा जमुनी संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, मिलीजुली संस्कृति। बेवकूफी भरे शब्द है, ये गलत शब्द है। हमारे संस्कृति का अपमान करने वाले, हमारे संस्कृति के तो यज्ञमय संस्कृति, त्यागमय संस्कृति, मानव संस्कृति यह कहा जा सकता है। हमारे संस्कृति पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे त्योहारों पर सबका आक्रमण चालू है। इन सबकी रक्षा करना यानी भारत की रक्षा करना है। भारत रक्षा मंच इसलिए बना और उसने सबसे पहला कार्यक्रम बांग्लादेशी घुसपैठ पर अपना कार्य चालू किया। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में वैसे 2 मिनट मुझे बताया था, 2 मिनट तो नहीं, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में मैं ये कहूँगा कि कई दफे जरा समझने की है। एक बात तो यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठ स्वाभाविक घुसपैठ नहीं है। जमायत इस्लाम वगैरह के लोग भारत को गजवाए हिंद के रूप में 2047 तक मुस्लिम देश बनाना चाहते।
इसलिए प्रयत्न पूर्वक बांग्लादेशियों को भारत में लाकर बचाया जा रहा है मुस्लिम संगठनों द्वारा। और यहाँ के कई लोग, खास करके सेकुलर अपने को कहने वाले राजनीतिक दल, सेकुलरी नेता, और जिनमें देश का विचार नहीं है, ऐसे स्वयं तय सेकुलर मानने वाले कर्मचारी वगैरह, अधिकारी वगैरह, ये सब लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा रही है लगातार। इसके कारण संकट एक निर्माण हो रहा है। उसके लिए भारत और सामुकनी पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर, लीगल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर, ये 4 प्रकार पर प्रयत्न चालू किए और उस मामले में कुछ हमें सफलता भी मिली है। मैं वो समझता हूँ कि इतना अभी पर्याप्त हो गया और कुछ बोलूँ, मैं इस विषय को काफी बोल सकता हूँ। बिल्कुल, आगे भी हम आपसे फिर सवाल लेंगे ही, आगे भी आपसे सवाल लगे तो बात नहीं दो। तो बिल्कुल बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो दंश झेल रहा है भारत का समाज, और विशेषकर अगर आप देखें तो उधर सीमाई इलाका, आसाम की बात करें, बंगाल की बात करें, अभी झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, ये तो हो गया क्षेत्रवाद, लेकिन दिल्ली में भी है। और ऐसा भारत का कोई कोना नहीं है कि जहाँ पर ये समस्या नहीं है। तो खैर हम लोग आगे और बढ़ते हैं। कुछ एक और प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता राजीव कुमार नाथ जी हैं, जो सचिव हैं भारतीय मजदूर संघ के, असम प्रांत से आते हैं। और जो समस्या है, जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब चीज़ों का इशू हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से असम में इस पर रोक लगाया गया, उसका एक सफल हम लोग अनुभव इनसे प्राप्त करना चाहेंगे कि कैसा आपका अनुभव रहा राजीव जी, और इसे ऐसा बताइए कि ताकि दूसरे भी राज्य के हिंदू समाज के संगठन के लोग इसको अप्लाई कर सके। आगे फॉरवर्ड करिए। इस मंच की तरफ से सभी को नमस्कार। मेरा दायित्व भारतीय मजदूर संघ में है। उससे पहले मैं काफ़ी साल हिंदी जागरण में काम कर चुका हूँ। उसमें नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर बराक वैली में काम करते हुए बहुत सारे केसेस आए थे कि लाभ जिहाद का शिकार है। लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब तो एक रेगुलर किस्सा था उस समय का। तो हम लोगों ने काम करते हुए कोई भी अगर इशू मिल जाता, जैसे कि हम लोगों का उस समय से ही हायर सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेज लेवल में हम लोगों का स्लीपर सेल जैसा लड़का लड़की सब थे। उन लोगों से खाली इन्फॉर्मेशन लेना है कि कौन सा लड़की का पीछे कौन मुस्लिम लड़का लगा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या खबर, बस खबर मिलना है। खबर मिलने के बाद तुरंत हमारा टीम होता है काउंसलिंग का, वो लोग काउंसलिंग के लिए पहुंच जाता है। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लड़की का जो गार्जियन होता है बोलता है कि आप लोगों का कोई काम धंधा नहीं है क्या, जरा अच्छा खासा लड़की है उसके पीछे पड़े हो आप लोग। और जो गार्जियन मान लेता है कि चलो हम तत्पर होते हैं, ओके, उसका कुछ मैदान निकालते हैं, तो उनको तो सहायता करता हूँ। लेकिन 1-1.5 साल बाद खबर क्या मिलता है कि लड़की तो भाग गया कोई मुस्लिम लड़का का साथ। तभी वो गार्जियन आके बोलता है अभी आप कोई उपाय करो। ऐसा एक इशू हुआ था। एक अच्छे खासे एडवोकेट फैमिली का है जिस लड़की का दादाजी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। वो लड़की भाग के यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उस समय में एक मुस्लिम लड़का का साथ भाग गया। भागने के बाद उस समय मैं दिल्ली में ही था, तो वहाँ से बताया गया कि पुलिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला है कि उसका लोकेशन गुरुग्राम में कहीं दिखाता है। तो जो लोकेशन दिया, यहाँ में हिमी का गरम का जिम्मी का कार्यकर्ता है, उनको लेके हम गुरुग्राम पहुँचे। वहाँ में उसके भी लोग साथ में ऑफिशियली नहीं, नॉन ऑफिशियली थे, लेके उस लड़का को पकड़ा। एक मोबाइल के साथ, मोबाइल का लोकेशन ढूंढते थे, उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद खबर मिला, उससे जब इंटरोगेशन किया तो उसने बताया कि असल जो लड़का है वो लड़की को लेके हैदराबाद में पहुंचा। तो हैदराबाद में हिंदी जागरण का काम बहुत ज़्यादा था, हमें आधे घंटे में उसको रिकवरी कर पाया। तो इतना ही कहना है कि संगठन के साथ जोड़ना चाहिए, कोई ना कोई हिंदू संगठन के साथ जुड़े रहेंगे तो उसका
जो लाभ है, उसका जो उपकार है, वो समाज को दे पाएंगे। लेकिन यह असम में मेरा ज़्यादातर काम असम में ही है, तो असम में बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड है, एबंडन एरिया है, तो उसमें ऐसे जंगल है, उसमें जाके मियाँ लोग अपना घर बनाता है, कल्टीवेशन करता है, वो सब चल रहा था। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जी का सरकार आया, वो हजारों बीघा ज़मीन से इनको उठा के वहाँ में जो उन लोगों ने सुपारी का बेतलनाथ सुपारी जो होता है, सुपारी का खेती किया था, वो सब काट के फेंक दिया। और बाकी जो अपार असम का जो ये है काजीरंगा बोल के एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ में ये घुस गया था। वहाँ से लिए उनको हटा के, उनका घर बारी तोड़ के उनको हटा के वहाँ से दखल मुक्त किया है। इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ हेमंत बिस्व शर्मा जी सरकार का। बिल्कुल, जिस तरीके से असम में हिंदू समाज जागृत हुआ, तो आज वहाँ पर ये रिजल्ट दिखने लगा कि लैंड जिहाद के इशू कम हो गए, लव जिहाद के इशू कम हो गए। लेकिन समस्या है कि ये सिर्फ कम हुआ है। मतलब कोई भी बीमारी आपका अगर लंबे समय तक हो और वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा पनप नहीं सकता है। तो हमें हर समय सजग रहना है, चरैवेती के हिसाब से चलते रहना है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। हमारे बीच में स्वामी मृगनानंद पुरी जी भी हैं, बंगाल में हैं, और पिछले कई वर्षों से वहाँ पर क्या कहते हैं समाज जागरण का काम करते आ रहे हैं। और जिस तरीके से घुसपैठ के बाद ये तो विशेष समुदाय मुसलमानों की आबादी का बढ़ना, और उसके बाद समाज में कैसे कट्टरवाद बढ़ रहा है और उसको कैसे बंगाल में देखने को, मतलब किस तरीके से उसे बंगाल में देखा जा रहा है, ये स्वामी मृगनानंद जी पुरी जी से हम जानना चाहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे पूरे भारतवर्ष में एक दृष्टिकोण ऐसे है कि बॉर्डरिंग स्टेट, जैसे असम की बात अभी अब्दुल अख्तर जी ने की, असम हो, बंगाल हो, या फिर इस तरफ वेस्टर्न साइड पे पंजाब हो, कश्मीर हो, तो बॉर्डर की स्टेट्स उनकी समस्या है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष की ही समस्या है। जैसे अभी SIR चल रहा है, ये तो सभी को मालूम है। हमारे यहाँ जो बल्लाल में चीफ मिनिस्टर है, ममता दीदी की ज़मीन जुड़ी हुई है, इसके कारण तो बहुत बवाल चल रहे हैं। अभी तक जो मुझे 2 दिन पहले जितना मालूम चला है कि वो बोल रहे कि अभी तक 58,14,432 नाम बाद हो चुका है, और बोल रहे कि और 1.8 करोड़ जो पोजन नहीं होंगे उस पर बाद जाएंगे। तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम अगर बाद जाते हैं, तो ये जो वोट्स होते थे, ये लोग गए कहाँ? ये भी सही है कि जैसे ही SIR शुरू हुआ है, कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास और बहुत सारे जगहों से बांग्लादेशी लोग पलायन कर रहे हैं, वो बांग्लादेश चले जा रहे। पर ये भी सत्य है, वो सिर्फ बांग्लादेश नहीं जा रहे, बहुत लोग नेपाल चले जा रहे। उधर वो पानी टंकी बल्कि जगह है सिलीगुड़ी के पास, उधर से नेपाल चले जा रहे। उधर इंडिया के भीतर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सब जगहों की चले आ रहे। हमें ये बात ठीक से समझना होगा कि बंगाल की समस्या सिर्फ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की ही समस्या है। जब तक इसको हम ठीक से नहीं समझेंगे, क्योंकि और एक बात है, समाज में अगर कोई चिंतन ठीक से नहीं होता है, तो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर है उनके दृष्टिकोण बदलता नहीं है। मेरे गुरु जी इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के प्रतिष्ठापक भगवान जी एक बात
बहुत सुंदर बताते थे, बेटे थे जो कहना है जोर से बोलो, जो मांगना है जोर से मांगो, जो जब तुम जोर से मांगोगे तब भगवान भी सुनते हैं। तो अगर भगवान सुनते हैं तो पॉलिटिकल लीडर क्यों नहीं सुनेंगे, तो वो भी सुनेंगे। तो मानना तो हम लोग का है कि हम लोग को दिखाना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष के। हम इस मंच से सनातन संस्था को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि एक अवसर दिए मेरे ये भाव को बोलने की, कि यहाँ से हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को कैसे कह पाए कि देखिए ये समस्या सिर्फ बंगाल की नहीं है, आसाम की नहीं है, ये समस्या पूरे भारतवर्ष की है। भारतवर्ष की है क्योंकि ये जो मुसलमान लोगों को डाला जा रहा है, बहुत सारे समस्या है, लैंड जिहाद, कल्चर जिहाद जैसे और एक नए समस्या को हम देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। दुर्गा पूजा आपको मालूम है कि कलकत्ता में दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है हिंदुओं का, बहुत बंगाली लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल है, एक फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। उसमें अभी पिछले 2 सालों से दिखा जा रहा है मियाँ लोग, महिला लोग हिजाब पहन के, बुर्का पहन के आते हैं पंडालों ने, जो लड़के हैं वो टोपी पहन के आते हैं, अपने मुसलमान ड्रेस पहन के आते हैं। इसको दिखाया जा रहा है कि देखो बंगाल के लोग कल्चरली कितना एडाप्टिव है, सबको मान लेते हैं और यही बंगालियों का कल्चर है। पर ये सत्य नहीं है, हम सनातनी हैं, हमारे जो कल्चर है ये सनातन कल्चर है, इसको हमें शक्तिपूर्वक लागू करना होगा। क्योंकि कहीं कहीं जगह होता है जब इनडिसिप्लिन होता है तब पुलिस चाहिए, भी किसी तरह अभी हमारे समाज को कुछ शक्तियाँ बरतनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि अगर जैसे अभी बहुत सारे मंदिरों में है कि ड्रेस कोड लागू हुआ है, ड्रेस कोड के बिना आप मंदिर जा नहीं सकते, ठीक इसी तरह बंगाल में भी ऐसा होना पड़ेगा कि सभी को समझना पड़ेगा कि नहीं, इस्लामिक ड्रेस पहन के आप दुर्गा पूजा पंडाल में नहीं आ सकते, मंदिर में नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो वो लोग सोचते हैं। हम लोग का और एक विषय है, ये 5 जस्ट बोल देते हैं कि हमारी जो मंदिर है, जैसे हम इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी से आए हैं, हमारी जो आश्रम से सनातनियों का ये आश्रम नंदी कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। हम यहाँ कौन पॉलिटिकल बात नहीं करते, ये सही है, ये सत्य है। पर जो मस्जिदें होती है, मदरसाएं होती है, वो तो पूरी तरह पॉलिटिकल होते हैं। तो वो लोग बहुत कॉन्शियसली बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं। हम बहुत सारे घटनाओं को बता पाएंगे जो सुन के आपको रूह कांप जाएगा कि कैसे मुसलमान लोग ये काम करते हैं, कैसे हमें धोखा दे रहे हैं, पर हम लोग उदासीन हैं। अभी ये समय आ गया कि हम सनातनियों को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमारे राइट्स के बारे में, हमारे बहन के विषय में हमें क्या कहना है, इस विषय में हमें सभी से सोचना पड़ेगा। तो आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे। वही छोड़ता है। धन्यवाद चीफ, धन्यवाद। जिस तरह से असम के लोगों ने एक अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, लोगों को एकजुट किया, और उसी तरीके से मुझे लगता है बंगाल में भी एक बार ये क्रांति लाने की ज़रूरत है। एक बार फिर से जो अपने वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी को याद करने की ज़रूरत है। वहाँ के भद्र लोग, बंगाल के लोग जितने भी हैं, हिंदू समाज के लोग जो थोड़ा मोड़ा भी पीछे हट रहे हैं, उनको लाने की आवश्यकता है। तो हमारे बीच में अभी सूरत सेन जी हैं जो श्री राम स्वाभिमान परिषद के संस्थापक हैं, संस्थापक सचिव हैं। तो ये वहाँ पर युवा है, गतिविधि में लगे हुए हैं, हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हम यही सवाल इनसे भी करेंगे कि बंगाल में बढ़ते कट्टरवाद, इस्लामिक मतलब एक तरह से जो जिस तरीके से इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, आक्रांता जब आ रहे थे, यहाँ पर आक्रांता नहीं, यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है, उसको हम ऐसे तुलना कर रहे हैं। तो इसका असर कैसे आप ऐसे में हम लोगों को कितना आप मजबूत कर पा रहे हैं, एकजुट कर पा रहे हैं, उन्हें एक ला पा रहे हैं इस संगठन के माध्यम से? बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बार सब लोग, आज माँ काली का उद्वेश हुआ नहीं है, तो एक बार आज का दिन समाप्त होने से पहले एक बार जोरदार आप लोग सब लोग एक बार आवाज लगाइए मेरे साथ, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय माँ तारा। पश्चिम बंगाल मातृ प्रधान राज्य है। पश्चिम बंगाल में देवी के हर एक रूप को पूजा जाता है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ बसंती, माँ बनजोगी, माँ शीतला, माँ जगधात्री, माँ काली। देवी का ऐसा कोई भी रूप नहीं है जिसकी पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं होती। हमारे घरों में जो छोटी बच्चियां होती हैं हम उसको माँ बोल के पुकारते हैं। हमारे बंगाल में हमारे घर की जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको माँ बोलते हैं ऋण से। पश्चिम बंगाल कमजोर नहीं है। जिस पश्चिम बंगाल से मनुष्यों ने पूरे विश्व को रास्ता दिखाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि आजादी मांग कर नहीं छीन कर मिल जाती है। मांगना क्यों है? किससे मांगे? क्यों मांगे? हमें छीन कर लेना है। जिस राज्य में मुख्यमंत्री रोड पर खड़े होकर ईद के दिन नमाज पढ़ती है और वहां खड़ी होकर मंच से कहती है कि काफिरों के खिलाफ लड़ना होगा, काफिरों के खिलाफ लड़ना होगा। काफिर कौन है? हम ही लोग हैं। जो हिंदी है वही काफिर है। मुख्यमंत्री कहती है कुंभ को कहती है अमुत कुंभ को कहती है कि मृत्यु कुंभ है। वहां का मेयर फिदाद हकीम कहता है कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिए वो लोग दुर्भाग्य लिए, वो दुर्भाग्य लेकर जन्म लिए। वहां पे एक हुमायूं कबीर जो है मुर्शिदाबाद का विधायक भरतपुर से, वो कहता है कि हम यहाँ पर 70% है, तुम 30% हो, तुमको काट कर भागीरथी नदी में बहा देंगे। और इसके बाद भी उसका सर जो है उसके घर से सटा गया है। ये हमारे लिए हिंदुओं को लिए इस समय अब क्या हो सकता है? कहाँ है कोर्ट? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है हाई कोर्ट? कहाँ है न्याय व्यवस्था? कहाँ है पुलिस प्रशासन? किसी ने सीएम मोटो किया? मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, घुसपैठ पे बात हो रही है। यहाँ पर उपस्थित बहुत लोग काम कर रहे हैं इस पर। मैं आपको बात बताता हूँ, मुर्शिदाबाद में अभी कुछ दिन पहले एक बनरा हुआ था जहाँ पर धुलियांग बोलकर जगह है, वहाँ पर वक़्फ़ वोट के आंदोलन के नाम पर वहाँ पे हजारों की संख्या में 13-14 साल के बच्चों को सामने रखकर दंगा किया जाता है। हिंदू की प्रॉपर्टी को लूटा जाता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, शॉपिंग मॉल को लूटा जाता है। और बेदबोना नाम का एक गाँव है जहाँ पर 140 घरों को तोड़कर जला दिया जाता है। घर का अनाज तक नहीं छोड़ते, सब कुछ लेकर चले जाते हैं। महिलाओं को पकड़कर उनको सिंदूर को मिटाया जाता है ना। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारे पास में इसका प्रमाण है। मैं खुद गया हूँ। श्री राम सावधान पैसे पहला संगठन हो जिस संगठन वहां पर मुर्शिदाबाद में गया, उनके मदद के लिए आगे बढ़ा। वहां महिलाओं को बोला जा रहा है कि मुसलमान बन जाओ। और कौन बोल रहा है? 13 साल 14 साल के जो लड़के हैं वो बोल रहे हैं। एक लड़का जो ट्यूशन पढ़ता था एक हिंदू शिक्षक के यहाँ, जब दंगा हुआ तो उसने घर दिखाया कि ये घर जो है इसका है, यहाँ पे जाओ, ये हिंदू का घर है। मुर्शिदाबाद में जो स्थिति है, आज बीएसएफ आज भी वहां पर, आज 7-8 महीना हो गया दंगा का, आज भी बीएसएफ की निगरानी में वहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम का सस्ता अनाज का सामान जो भारतीय नागरिकों के लिए था वो जाता था तस्करी से बांग्लादेश। लगभग 50% पीडीएस का सामान जो भारत के गरीब नागरिकों को मिलना चाहिए था वो पाके वो बांग्लादेश जाता था। तो सरकार ने एक काम तो ये किया। दूसरी एक बड़ी बात भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठ में आने वालों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है।
हम मनमोहन सिंह जी से जब मिले थे तो हमने कहा था कि जो हिंदू है वो तो वहां से लूटपीट करके आया है, धर्म बचाने आया है, अपनी पत्नी बच्चे इनको बचाने आया है, उसकी जान खतरे में है, उसको अपनी नागरिकता देनी चाहिए। सेकुलरी बदमाशों का उत्तर होता था नहीं, हम सेकुलर है, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, या तो दोनों को यहाँ रखेंगे या दोनों को बजाएंगे यहाँ से। हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफ जैसी। सीए हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने अपने को इस्लामिक स्टेट घोषित करने के बाद वहाँ का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, और सरकार ने बड़ी बहादुरी से बहुत स्पष्ट किया कि वहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, 2014 तक ये लोग जो भारत में आ गए, इन सबको हम सीएए के द्वारा भारत की नागरिकता दे रही। भारत रक्षा मंत्री की जो मांग थी वे पूरी हुई कि भारत रक्षा मंत्री ने कहा था कि इन लोगों को नागरिकता दो, सीएए के द्वारा किसी की नागरिकता नहीं छीनी गई। फिर भी यहाँ शाहीन बाग वगैरह के धरने हुए दिल्ली में, पूरे देश में ही विरोध हो उसने भी, सीएए के द्वारा नागरिकता छीनी जा रही है। नागरिकता दी है उन लोगों को, और सरकार ने बड़ी हिम्मत से बात कही कि नॉन मुस्लिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने इस्लामिक स्टेट स्वयं को घोषित करने के बाद वहाँ का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये जो वहाँ से भाग के आया है जान बचाने के लिए भारत में, उनको हम नागरिकता दे रही। सीएए हुआ जो भारत रक्षा मंच की मांग थी। और तीसरा काम सरकार में एमआरसी का किया, जो आसाम में हुआ, केवल 10 लाख ही की थी। सरकार ही कांग्रेस की थी, बेईमानी सारी बातें में। कुल 10 लाख लोग आसाम में एनआरसी के द्वारा चिन्हित हुए। डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट डिटेक्ट हुए केवल 10 लाख, फिर भी 10 लाख तो हुए। अभी हमारा यह कमा था एमआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान। एमआरसी का बढ़िया काम, घुसपैठी की हुई पहचान, और एनआरसी से घुसपैठी पहचान सभी राज्यों में होए काम, यह नारा दे रहे थे। सरकार ने, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब सरकार एसआईआर कर रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। इसके द्वारा हर जगह लोगों को देखा जा रहा है और बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। जैसा एमआरसी में हुआ वैसा अलग नाम से एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके द्वारा सरकार ये काम कर रही है। हम लगातार आइन के लिए सरकार पर दबाव लाते रहे। मैंने जैसे पहले कहा कि मीडिया प्रेशर, लीगल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर, धर्मा प्रदर्शन, यात्राएं, पत्रकार वार्ताएं, ये सब हमने किया देश भर में घूमते हुए। अभी कल 14 है ना, कल 14 को ही हमारा यहाँ जंतर मंतर पे धरना है, घुसपैठ विरोधी कानून बनाए। एक मजेदार बात यह भी है कि घुसपैठ विरोध में कानून ही नहीं है। फॉरेनर से क्या हम कर देते हैं, घुसपैठ का मुकाबला कर रहे हैं। घुसपैठ विरोधी कानून, घुसपैठियों की घुसपैठ रोकने घुसपैठ विरोधी कानून बने। कल हमारी मांग के साथ हम वहाँ बैठने वाले, इस मांग के साथ कि घुसपैठ विरोधी कानून बनाए। आपको जानकारी दे दी है कि राजीव गांधी और आसाम गण परिषद में जो समझौता हुआ था 1985 में, शायद जैसे आसाम अकॉर्ड बोला जाता है, उस समय एक कानून बनाया गया, IMDT एक्ट, इनलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स, बदमाशीपूर्ण एक्ट। 25 वर्ष से चले बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वैश किया। यह कहते हुए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो IMDT एक्ट बना है, ये बना तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए, किंतु जो 25 वर्ष में दिखाई दे रहा है और जो इसकी का दाना देन करने पे पता चलता है कि ये एक्ट को उनको निकालने के लिए नहीं,
बल्कि उनको निकालने में ज्यादा से ज्यादा जोड़े अटकाने के लिए ये कानून बनाया था। मैं जो कह रहा हूं कि जो मैंने कहा कि ये सेकुलर गद्दार है, उसका एक नमूना ये है कि ऐसा कानून लोगों को भरमाने के लिए असम गण परिषद और कांग्रेस ने मिल करके जब असम अकॉर्ड बना तब ये कानून बनाया। कानून कैसे बना है? वो एक एग्रीमेंट है, उसको कैसे बना दी? और इसलिए असम गण परिषद जो आई इसी बात पर चुनाव जीत कर कि जो घुसपैठियों को निकालेंगे, किसी घुसपैठियों को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बदमाशपूर्ण कानून जो है सेकुलरी गद्दार, उनसे रहना है होशियार जी। तो इस तरह से जो हुआ है, अब एमआरसी का काम जो हुआ है उसी को सरकार ने SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन इसके द्वारा चालू किया है। और ऐसा लगता है कि सरकार देशभक्तों की है, अब वो बराबर इन कामों में लगी है, हम भी पीछे लगे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि कल ही हमारा धरना इन बातों पे होने वाला है। घुसपैठ विरोधी कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, समान नागरिक कानून बनना चाहिए, और कुल मिलाकर ये सब बातें हिंदू राष्ट्र के लिए है। बहुत पहले ही भारत स्वाधीन ये तो ही हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। भारत रक्षा मंच हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है। हमारा नारा है, आप भी उसका जवाब देंगे। नारा है, यह तो शाश्वत सत्य है। आप कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र है, मैं कहूंगा यह तो शाश्वत सत्य है। आप हाथ उठा करके कहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी नेपाल गया था, वहाँ चर्चा भी की। अभी पिछले सत्र में नेपाल के लोगों से बात हुई, होता है चर्चा सत्र था। मैं आपको बताता हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र हुआ तो आसपास के जितने देश है, म्यांमार, लंका, नेपाल, ये 2-3 वर्ष के अंदर स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। और इसलिए भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित होना अत्यंत आवश्यक है। मैं हम सब लोगों को नमस्कार करते हुए अपनी बात यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जो बहुत सुंदर संवाद आप लोगों को सुनने को मिला। हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठ पर जितनी भी लंबी चर्चा की जाए ये बहुत कम होगा, कहीं ना कहीं बहुत कुछ रह जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन अंतिम में एक ही बात मैं बोलूँगा कि हम सभी को एकजुट रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता है। जो भी आसपास पे जो भी संगठन, जो हिंदू संगठन हिंदुओं के लिए खड़ी है, उनका साथ दीजिए, फन दीजिए, मन दीजिए, फन दीजिए। जी, अगर किसी एक तीनों में से कोई एक चीज़ हो सके, कुछ ना कुछ तो जरूर करिए। बस यही अंतिम है। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कि इन्होंने इतना बहुत संवाद में हिस्सा लिया। नमस्कार।